पिट्यूटरी ग्लैंड और उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स, उनके फंक्शंस और इम्बैलेंस होने पर उनसे क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। पिट्यूटरी एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो ब्रेन में पाई जाती है और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम की अदर ग्लैंड्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आगे वाले भाग को एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और इसको आगे वाले को एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ये दोनों ही पार्ट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफर करते हैं एक दूसरे से और अलग अलग तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये मेजर पार्ट होता है पिट्यूटरी का जो मेजर हार्मोन्स सीक्रेट करता है। इस एंटीरियर पिट्यूटरी का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसमें बेसिकली दो तरह के सेल्स फंक्शनल होते हैं। नंबर 1 इज बी सेल्स जिसको हम बेसोफिल्स भी बोलते हैं और बीटा सेल्स भी बोलते हैं। दूसरे जो होते हैं एसिडोफिल सेल्स होते हैं जिनको हम अल्फा सेल्स भी बोलते हैं। तो जो बेसोफिल्स जो बीटा सेल्स होते हैं वो बेसिकली ये 5 हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कौन कौन से हैं ये? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो एसिडोफिल सेल्स होते हैं वो बेसिकली 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, सोमैटोट्रोपिन जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं और प्रोलैक्टिन। तो ये जो टोटल हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बी फ्लैट, बी फॉर बेसोफिल सेल्स, एफ फॉर एफएसएच, एल फॉर एलएच, ए फॉर एसीटीएच एंड टी फॉर टीएसएच। और इधर लिखा हुआ है एएसपी, ए फॉर एसिडोफिल सेल्स, एस फॉर सोमैटोट्रोपिन और पी फॉर प्रोलैक्टिन। बाय फ्लैट असैप, जल्दी से फ्लैट खरीद लें। तो ये इसको याद करने का निमोनिक है कि कौन सा सेल कौन कौन सा तरह के हार्मोन्स सीक्रेट करता है, इससे आपको याद रहेगा। उसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ये बेसिकली 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच का मतलब है एंटी डायरेटिक हार्मोन और इसको हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि जब ये बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो डायूरेसिस होता है यूरिन का निकलना। अगर ये बॉडी में एडीएच ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिन निकलना कम हो जाएगा जिससे बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा और यूरिन निकलना कम होना मतलब एंटी डायरेसिस होना और बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन होगा जिससे ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ना मीन्स वैसोप्रेसिन, इसलिए इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। अब हम इन हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं वैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है? ये बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज के अंदर सेकेंडरी ओसाइट रखे हुए हैं उनको स्टिमुलेट करता है जिससे उनके फॉलिकल्स और सेल्स का मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा ये क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उनके सिक्रेशन को ये स्टिमुलेट करता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये बेसिकली ओवुलेशन को ट्रिगर करता है और कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम भी हम पढ़ चुके हैं कि जब ओवुलेशन के बाद जो फॉलिकल्स बचता है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाता है तो उसकी एक स्टेज होती है कॉर्पस ल्यूटियम। और मेल्स में क्या करता है? मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और टेस्टोस्टेरोन के रिलीज को भी स्टिमुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? थायराइड को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। और एडीएच क्या करता है? ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और ग्रोथ हार्मोन जिसको सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं ये बेसिकली इन्फेंसी से प्यूबर्टी तक को ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ताकि ग्रोथ प्रॉपर ढंग से हो सके, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन बेसिकली जो ब्रेस्ट से मिल्क के प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो प्रोलैक्टिन जो है फीमेल बॉडी में निकलना शुरू होता है ज़्यादा मात्रा में जिससे ब्रेस्ट में मिल्क बनना शुरू हो जाता है। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है? ये बेसिकली बॉडी में फ्लूइड्स की कमी ना हो, फ्लूइड को रेगुलेट करने के लिए किडनी को सिग्नल देता है कि कितनी वाटर की रिटेंशन करनी है और कितना यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना है। ऑक्सीटोसिन जो है क्या करता है? एक तो डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है जिससे बेबी अच्छे से डिलीवर हो सके। दूसरा
जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है प्रोलैक्टिन, लेकिन ब्रेस्ट से प्रॉपर तरह से मिल्क बाहर निकल सके, इजेक्ट हो सके, उसको इजेक्ट करने का काम जो है ऑक्सीटोसिन करता है। इसके अलावा भी ऑक्सीटोसिन के कुछ अदर फंक्शंस हैं, हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशंस को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी सी लव वाली फीलिंग में इसका रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे इन हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। उन डिसऑर्डर्स में सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर। ग्रोथ हार्मोन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन अगर एडोलिसेंस एज में, जो 10 से 19 साल तक की एज होती है, इसमें अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो डिजीज होती है हमें, जिसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। ठीक है, गिगेंटिज्म का वर्ड का मीनिंग होता है बड़ा। ठीक है, कोई भी टाल बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, उसको हम बोल सकते हैं व्हाट ए गिगेंटिक बिल्डिंग। तो गिगेंटिज्म का मतलब होता है बड़ा, मतलब इसके अंदर टॉल स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपके इसके अंदर पेशेंट के हाथ और पैर बड़े मिलेंगे, और पुबर्टी जो है वो लेट आएगी, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी, और मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर बाइलेटरल गायनेकोमेस्टिया भी पाया जा सकता है। गायनेकोमेस्टिया होता है जो ब्रेस्ट है उसका एबनॉर्मली लार्ज होना। तो ये जो सिम्टम्स हैं सभी के सभी एक पेशेंट में मिल सकते हैं, या इनमें से कुछ भी मिल सकते हैं एक पेशेंट में। अब हम ये फोटो देखते हैं, दिस इज अ नॉर्मल हाइट एंड दिस इज अ गिगेंटिज्म, टॉल हाइट। इंडिया में खली को जानते होंगे, वो गिगेंटिज्म नाम के डिसऑर्डर से पीड़ित है। और यहाँ पर अगर हम खली की ब्रेस्ट देखें तो ब्रेस्ट भी नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा एनलार्ज है, तो इसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्रोमेगाली। ये भी ग्रोथ हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन से होता है, लेकिन इसमें ओवर प्रोडक्शन अगर 20 से 40 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन, मतलब 1 से 20 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन ठीक था, लेकिन 20 साल के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाए तब ये हमारे को एक्रोमेगाली नाम की बीमारी हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एबनॉर्मली लार्ज लिप्स जो हैं ज़्यादा साइज में, लिप्स, नोज और टंग का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, और हैंड्स और फीट का भी साइज बढ़ सकता है। फेशियल बोन का स्ट्रक्चर आप इस फोटो में देख सकते हैं, जैसे फेशियल बोन का स्ट्रक्चर एबनॉर्मली ज़्यादा लार्ज है। बॉडी और जॉइंट में पेन होंगे, एक ही का मतलब होता है पेन्स। ठीक है, वॉइस ज़्यादा डीप हो जाएगी, थकान और वीकनेस भी महसूस हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, बोन्स की, सभी बोन्स की नहीं, कुछ एक बोन्स की ओवर ग्रोथ भी हो सकती है, और विजन इम्पेयरमेंट, देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, जिसमें ग्रोथ हार्मोन 20 से 40 की उम्र में ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है किसी कारण से। कारण कई हो सकते हैं, उनके डिटेल में नहीं जाएंगे हम यहाँ पर। बेसिकली क्या है, बढ़ता है तो इस तरह के सिम्टम्स हमारे को प्रोड्यूस होते हैं। अब एक्रोमेगाली और गिगेंटिज्म में मेन डिफरेंसेस क्या हैं? एक्रोमेगाली जो है 20 से 40 साल की उम्र में अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तब होती है, और गिगेंटिज्म होता है जब एडोलिसेंट एज में, जो 10 से 19 साल की होती है, इस एज में बढ़ेगा तब होती है। ठीक है, और मेन फीचर्स क्या है, फेशियल फीचर्स क्या है? इसके अंदर जो लिप्स, टंग का साइज जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, जा का साइज भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो गिगेंटिज्म है इसमें लंग और लिप्स का साइज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, फोरहेड का साइज और जा का साइज ज़्यादा बढ़ेगा। हाइट एक्रोमेगाली में अनइफेक्टेड रहेगी, क्योंकि ये 20 से 40 साल की उम्र में बढ़ रहा है ग्रोथ हार्मोन इसमें, और जो हाइट है 20 साल से पहले नॉर्मली बढ़ जाती है। और गिगेंटिज्म में हाइट इफेक्टेड रहेगी। ऐसे ही ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इसमें इफेक्टेड नहीं रहेगी, गिगेंटिज्म में इफेक्टेड रहेगी। और गोनैड डेवलपमेंट, गोनैड हम बोलते हैं टेस्टिस को और ओवरीज को, उसकी डेवलपमेंट भी 20 से पहले नॉर्मली हो जाती है, इसलिए वो एक्रोमेगाली में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन गिगेंटिज्म में गोनैड डेवलपमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। इनके कॉजेज को अगर हम देखें तो बेसिकली एक्रोमेगाली जो है पिट्यूटरी का एक खास तरह का ट्यूमर होता है, उसके अंदर कई बार पाई जाती है। और इसके अलावा नॉन पिट्यूटरी के अलावा बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिस वजह से ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होता है, उस कारण भी हो सकती है। और जो गिगेंटिज्म है वो भी पिट्यूटरी के खास तरह के ट्यूमर में, और इसके अलावा भी कुछ एक डिजीज होती हैं जिनमें ये गिगेंटिज्म पाया जाता है। अब ग्रोथ हार्मोन का एडोलिसेंट एज में कम होना, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाएगी तो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बॉडी जो है बेसिकली स्ट्रक्चर
बॉडी का स्मॉल हो जाएगा। जो भी बौने लोग होते हैं वो बेसिकली डार्फिज्म नाम की बीमारी होती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन एडोलिसेंट एज में कम सीक्रेट होता है। इस वजह से उनकी ग्रोथ जो है हैम्पर्ड हो जाती है और वो छोटे रह जाते हैं। तो इसमें मेन क्या फीचर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो छोटा हो जाएगा, बॉडी का ट्रंक होता है, ये चेस्ट और एब्डोमेन वाला पार्ट ये भी छोटा रह जाएगा, नेक भी छोटी रह जाएगी, आर्म्स और लेग्स भी छोटे रह जाएंगे, हैंड्स और फिट भी नॉर्मल से छोटे होंगे, जेनिटेलिया भी छोटा रह जाएगा। और डेलिकेट एक्सट्रीमिटीज़, डेलिकेट का मतलब होता है कि जो एक्सट्रीमिटी जो है आपके हाथ और पैर हैं, बाजुएं और टांगें, वो थोड़ी सी वीक रहेंगी, डेलिकेट रहेंगी। अगर छोटा मोटा सा भी ट्रॉमा होता है या एक्सीडेंट होता है तो उनमें फ्रैक्चर आने का ज़्यादा चांस है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। नेक्स्ट डिजीज जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन से रिलेटेड है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बॉडी से निकाल लिया जाए तो आपका यूरिन रुकेगा ही नहीं, यूरिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होता है जब ADH की कमी हो जाती है, मैंने आपको बताया यूरिन की प्रोडक्शन का ज़्यादा होना होता है पॉलीयूरिया, जिसमें यूरिन बार बार आए। यूरिन ज़्यादा निकलेगा तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी और यूरिन कलरलेस हो जाएगा। यूरिन का कलर आता है जब उसके अंदर केमिकल्स निकलते हैं, बॉडी का वेस्ट निकलता है। वेस्ट तो निकल चुका नॉर्मल यूरिन से, उससे बाद भी यूरिन आ रहा है तो वो कलरलेस होगा। यूरिन के ज़्यादा निकलने से और क्या होगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल्स भी वीक हो जाएंगी। रात को सोते वक्त बेड के ऊपर भी पेशेंट पेशाब कर सकता है और रात को बार बार उठ के भी पेशेंट पेशाब करने बार बार जाएगा। आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो मेन जो इसका सिम्टम होता है, इसको डिजीज को हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। मेन सिम्टम्स जो होता है इसका, यूरिन का बार बार आना, पेशेंट इससे परेशान हो जाता है। ये डायबिटीज इंसिपिडस है, ये ध्यान रखना। जो नॉर्मल शुगर की हम बात करते हैं, जो नॉर्मल शुगर के पेशेंट पाए जाते हैं, वो डायबिटीज मेलाइटस होता है। इनके नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं लेकिन लक्षण और बीमारी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये डायबिटीज इंसिपिडस है और वो डायबिटीज मेलाइटस होती है। उसको भी हम पढ़ेंगे जब हम पैनक्रियाज की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके हार्मोन्स, फंक्शंस एंड एबनॉर्मेलिटीज। होप आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड और उसके फंक्शंस और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिल सके। थैंक यू सो मच।